नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती है बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, हम आप उम्मीद करते हैं कि हम कोई सियासी खबर सुनाएंगे या फिर आप देखेंगे कि अमेरिका में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं तशद्दुद के या दहशतगर्दी के या इंतहा पसंदी के, उस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमने फैसला किया है कि रिवायत से हटकर आपको खबरदार करें कि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में किस तरह के साइबर फ्रॉड या फिर आप देखेंगे कि माली जो फ्रॉड्स हैं या धोखाधड़ी है वो पेश आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे आप घर में बैठे हैं और आप अच्छी खासी रकम अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं और ऐसे में आपको एक फ़ोन कॉल वसूल होगा। अगर आपके 4 बच्चे हैं तो वो कहेगा कि आपके 4 बच्चों में से एक बच्चा मुसीबत में फंस गया है, गैर कानूनी काम उसने किया है, और इस तरह आपको डराएगा, धमकाएगा और आप परेशानी के आलम में इस कदर ज़्यादा वो हो जाएंगे यानी खो जाएंगे कि वो जैसे कहेगा आप करते जाएंगे। अगर वो कहेगा कि आप अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात फराहम करें तो आप फ़ौरन बैंक अकाउंट की तफसीलात भी फराहम करेंगे और फिर वो जो धोखेबाज होंगे वो दुनिया के किसी भी मुकाम पर बैठकर उस रकम को बआसानी हथिया लेंगे और अपने बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर लेंगे। तो इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं और सारे हिंदुस्तान में इस बारे में यानी डिजिटल अरेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। खुद हैदराबाद में कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं हमारे दोस्त अहबाब के साथ कि वो उन्हें एक फ़ोन आता है और कहा जाता है कि आपका बेटा एक्सीडेंट का शिकार हो गया है और कहा जाता है फिर कि उसकी गाड़ी में गैर कानूनी अशिया रखी हुई थी और अगर आप मामला निपटाना चाहते हैं तो फिर समझिए इस फ़ोन नंबर पर अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात दीजिए, हम वहाँ से पैसे निकालेंगे और निकाल कर आपके बच्चे को बचा लेंगे। तो इस तरह के फ़ोन आएंगे तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जिस अंदाज में बात करते हैं, अगर आप इंतहाई शाइस्तगी से, आप इंतहाई शरीफाना अंदाज में बात करेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। तो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। जिस अंदाज में आपको बात करनी है उस अंदाज में बात कीजिए, क्योंकि शोर डाकों से आप नरमी से बात करेंगे तो फिर वो आपको आसानी से यानी आप उनका सॉफ्ट यानी निवाला बन जाएंगे, निवाले तर बन जाएंगे। तो नाज़रीन, आपको बता दूं कि एक वाक़या पेश आया है और बहुत ही भयानक वाक़या है और जिसके नतीजे में इस तरह के धोखेबाजों ने एक खातून को लूट लिया और तकरीबन उसे 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगाया। मुंबई में रहने वाली ये खातून है जिसकी उम्र 78 साल है, सिद्दीक साहब 78 ईयर्स। उसकी बेटी अमेरिका में है और उसकी बेटी ने, उस खातून की बेटी ने ये ख्वाहिश की थी कि मामा मुझे आप मुंबई से खाना रवाना कीजिए, क्योंकि इंडियन जो डिशेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लजीज होते हैं। तो बहरहाल ये खातून एक कोरियर कंपनी की खिदमात हासिल करती हैं और अपनी बेटी को वहाँ पर अमेरिका खाना रवाना करती है। दूसरे दिन कोरियर सर्विस के नंबर से ही एक कॉल आता है और उस खातून से कहा जाता है कि तुमने जो कोरियर सर्विस के जरिए खाना अमेरिका भेजा था उसमें गैर कानूनी अशिया थी और आधार कार्ड थे, आउटडेटेड पासपोर्ट्स थे और इस काम में तुम अकेले नहीं हो बल्कि मजीद 2 लोग तुम्हारे साथ हो। तो वो खातून डर जाती है, परेशान होती है, किसी से जिक्र भी नहीं करती। फिर आपको बता दूं कि हालात देखिए, वो जब डर जाती है, परेशान हो जाती है तो उसे फिर वीडियो कॉलिंग के जरिए एक कमरा दिखाया जाता है, एक ऑफिस दिखाया जाता है जिसमें चंद पुलिस वाले बैठे होते हैं। हालांकि वो धोखेबाज है, वो गुंडे हैं, पुलिस वाले नहीं है। पुलिस का लिबास उन्होंने ज़ेबतन किया, यूनिफॉर्म, और वहाँ बैठे हैं और कहते हैं कि ये आपका अरेंट वारंट है क्योंकि आपने गैर कानूनी काम किया है। अब उसके बाद वो खातून दबाव में आकर अपने बैंक अकाउंट और बैंक तफसीलात दे देती है और ये जो धोखेबाज है आसानी से 1.5 करोड़ रुपये उसके बैंक अकाउंट से उड़ा लेते हैं। तो याद रखिए, ये खबर हमने आपको इसलिए सुनाई है ताकि आप इस तरह के फ़ोन कॉल्स आएंगे तो कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिस तरह उन्हें जवाब देना चाहिए उस तरह जवाब दीजिए। फिर आप देखेंगे कि वो धोखेबाज भी मजबूर हो जाएंगे कि दोबारा आपको फ़ोन ना करें। तो सिद्दीक साहब, आप क्या कहते हैं? रियाज साहब, ये इस वक्त राइट नाउ सबसे बड़ा चैलेंज है साइबर क्राइम्स का। आप देखेंगे रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है कमिश्नर की तरफ से, खासतौर पर रचाकुंडा की जो रिपोर्ट है, इसमें साइबर क्राइम्स डबल हो गए ऑलमोस्ट, है ना। यानी बहुत बड़ा हेडेक बन गया है, पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसको निमटने के लिए बिल्कुल नई जो नॉलेज वाले हैं साइबर वाले,
उनकी भर्ती बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए एक नए एक्ट्स भी जो है ना पास करना ज़रूरी है। पुलिस के पास सफिशिएंट जो है ना ऐसे एक्ट्स नहीं है जो इनको जो है ना कर सके। लेकिन सब में बड़ा मसला है इनको कैसा फाइंड आउट करें, क्योंकि आप नित नए तरीके से लोग जो है ना क्राइम्स कर रहे हैं। लोग आपके वहम व गुमान में नहीं है जी हाँ, जी हाँ, कि इस तरीके से आपको ये लोग कॉल करते हैं, इस तरीके से आपकी डिटेल्स ले लेते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं कि इंसान जो है ना साइकोलॉजिकली परेशान हो जाए। सडन आपको फ़ोन करके बोलेंगे कि भाई आपका बेटा जो है ना अरेस्ट कर लिया पुलिस में, वो है, आप फ़ौरन से आ जाइए, इतने पैसे लेके आइए, ऐसा करेंगे। तो आप टाइमिंग एकदम से परेशान हो जाते हैं, साइकोलॉजी हो इंसान। तो आप मजबूरन जो है ना उनके जो है ना हत्थे चढ़ जाते हैं और वो जो चाहे करके दिखाते हैं जाना। ये बड़ा सब में बड़ा चैलेंज है, और पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसा सॉल्व किया जाए। देखिए बैंकिंग के तक थोड़े बहुत चीज़ें हैं वो उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो नए नए तरीके, जो नए हथकंडे यूज़ किए जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ये तो बहुत चैलेंज है बहुत बड़ा एक क्राइम्स के लिए। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो हैं उनकी खिदमत हासिल करनी चाहिए, बिल्कुल हासिल करना, उनको भर्ती करना चाहिए। लेकिन इन्हें उसमें भी आपको काफ़ी नहीं होता कि मतलब नए नए तरीके से लोग, जैसा कि आपने कहा है कि ये पूरा बाज़ाब्ता जो है ना एक डिजिटल अरेस्ट है, वो डिजिटल पूरा करे हैं। तो बताइए कि कोई सोच सकता है कि इस तरह से जो है ना ये किया जाएगा? अच्छा आप बताइए कि वो बुजुर्ग खातून जो 78 ईयर्स की है, 78 साल की है, वो देख बाद में उसने बहुत ही डरते डरते अपने रिश्तेदारों को बताया इस तरह का वाक़या पेश आया है, और वो बहुत एजेंसीज जो बाहर के हैं उन्होंने फ़ोन किया था और उन्होंने इस तरह की हरकत की है। तो उन लोगों ने कहा कि ये धोखा दिया गया है आपको, आप क्यों किए? बहरहाल पुलिस से शिकायत तो कर दी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि महकमे पुलिस में चाहे हिंदुस्तान की कोई सी भी रियासत हो, इस तरह के सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी नहीं होंगे, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो भर्तियाँ करनी चाहिए। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक इस तरह के वाक़यात का सवाल है, इस तरह के वाक़यात आप रोक सकते हैं, और आप भी खबरदार रहिए, अपने रिश्तेदारों को भी खबरदार कीजिए। और क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ डिजिटल अरेस्ट के वाक़यात कोई नया वाक़या नहीं है, हालिया अरसे के दौरान 2024 के इब्तदाई 9 माह के दौरान आपको बता दूं कि डिजिटल अरेस्ट के जो वाक़यात पेश आए हैं उसमें 1616 करोड़ रुपए लूट लिए गए। कोई मामूली बात नहीं, 1616 करोड़ सिर्फ विद इन 9 मंथ अगर कोई लूट रहा है तो ये क्या है भाई? ये बहुत ही डेंजर चीज़ है, ये बहुत डेंजर है, बहुत ही जो है ना इसको बहुत ही, और यानी खास तौर पे हमको चौकन्ना उस वक्त रहना चाहिए जब इस किस्म के कोई कॉल्स आते हैं आपको, तो वहाँ पे फ़ौरन अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई ये कॉल्स किसने किया है, क्यों कर रहा है, और डरा रहा है आपको ओपनली, तो फ़ौरन आपको हरकत में आना चाहिए। इन्हें उसका नंबर है, पुलिस का साइबर का नंबर है, उनको कॉल करके आप जो है ना हेल्प ले सकते हैं। पुलिस बार बार कह रही है कि हमको कॉल कीजिए, हम ज़रूर जो है ना फाइंड आउट करेंगे ये कॉल कहाँ से नंबर से आया, किससे आया, क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी हो रहे हैं क्राइम्स है ना। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक लूट मार का सवाल है, हुकूमत पर भी ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो महंगाई के ज़रिए लूट मार कर रही है, अपोजिशन कायदीन कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब ईडी है या फिर दूसरे मरकज़ी एजेंसियाँ हैं, अपोजिशन कायदीन को अगर वो निशाना बनाते हैं तो ये कहा जाता है कि ये भी एक लूट मार का तरीका है, ब्लैकमेलिंग का तरीका है। और डिजिटल अरेस्ट जिस तरह डिजिटल अरेस्ट के ज़रिए जिस तरह आवाम को लूटा जा रहा है, उसी तरह अपोजिशन को ब्लैकमेल करते हुए उन्हें यानी एक वॉशिंग मशीन में डालकर उन्हें बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाया जा रहा है अगर वो हुक्मरान जमात में शामिल होते हैं। तो बहरहाल आपको यही बता दूं कि जिस तरह 1616 करोड़ रुपए इन डाकुओं ने यानी इन धोखेबाजों ने आपको बताया कि मैंने 2024 के इब्तदाई 9 माह में डिजिटल अरेस्ट के जरिए लूटे हैं, तो आपको बता दूं कि हमारी हुकूमत के बारे में अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है। और आपको ये भी बताना है कि टीएमसी के एक रुकन पार्लियामेंट है डेरिन ओबेर, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान में आपने देखा कि तकरीबन 5.65 यानी 5.65 लाख करोड़ रुपए मोदी हुकूमत ने सनती शोबे के कर्ज माफ़ किए हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए एक आदमी अगर 40,000 रुपये नहीं यानी कर्ज अदा नहीं कर सकता या किसान अदा नहीं कर सकता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और फिर वो खुदकुशी कर लेता है। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि मुल्क में किसान खुदकुशी कर रहे हैं, उनके कर्ज तो माफ़ नहीं होते, और जो सनतकार हैं बड़े बड़े उनके 5.65 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए जाते हैं। ये मजाक नहीं तो और क्या है? बिल्कुल। और ऐसा और एक वजह शायद आप और नहीं कि इस पे करें हैं, इसकी वजह क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। खास तौर पे जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो टेक्निकल है, प्रोफेशनल्स है, अगर इनको जॉब नहीं मिलती तो वो लोग इस किस्म के क्राइम्स करने पे मजबूर हैं। यानी हुकूमत का काम है कि आप उनको रोटी रोजगार दीजिए ना, आप उनको मसरूफ रखिए। तो उनको देखिए इतनी उम्र सर्व करके, इतना पैसा खर्च करके उन्हें डिग्री लेता है एक प्रोफेशनल की, और उसको जॉब नहीं मिलती, तो अब बताइए वो क्या करेगा? बताइए
जी जी। तो अक्सर जो क्राइम्स हो रहे हैं इसमें मुलविस जो हैं अच्छे क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशनल लोग हैं इसमें। हो जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कोई बिल्कुल जाहिल आपने आदमी सही नहीं कर सकता है काम। इतना बड़ा जो है ना हाईटेक तरीके से काम करना, ये कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन एक बात है, लूट की जहाँ तक बात है, ऐसा लगता है कि जो जाहिल हैं जी। वो भी हिंदुत्व के बड़े लीडर बनना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि इन लोगों ने एक तरीका इख्तियार किया है, जिस तरह चोरों का, लुटेरों का, डाकुओं का एक तरीका होता है लूटने का, इनका भी एक बड़े लीडर बनने का एक तरीका बन गया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक मशहूर मस्जिद देखेंगे तो वहाँ जाकर अदालत से रुजू होंगे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जाकर रुजू होंगे और कहेंगे कि इसके नीचे मंदिर है। अब देखिए फौरन जज क्या करेगा, विद इन 3 आवर्स आपको इजाजत भी देगा सर्वे करने की। और आप अंदाजा कीजिए उसका दिमागी हालत उस जज की क्या होगी, या उसकी जहनियत क्या होगी, मेंटालिटी क्या होगी, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल आपको बता दूं कि अब ये हाल हो रहा है कि हर मस्जिद के नीचे वो मंदिर तलाश कर रहे हैं, ताजमहल को नहीं बख्श रहे हैं। जामे मस्जिद दिल्ली के नीचे वो मंदिर का होने का दावा करते हैं। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वहां पर आप देखेंगे उसे मंदिर करार देते हैं। अब तो ये है कि सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि वहाँ भी एक मंदिर था दरगाह के बारे में। और शर्म की बात यह है कि ये फिरका परस्त दरिंदों का ताल्लुक किससे है आप अच्छी तरह जानते हैं, ये किसके हामी हैं, किसकी तायद करते हैं, ये भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के लिए उर्स शरीफ है, वहाँ का 813वां उर्स है, यानी आपके विसाल को 813 साल गुजर चुके हैं और ये कहते हैं कि वहां मंदिर था। उसी दरगाह के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी चादर पेश कर रहे हैं, और पहली मर्तबा नहीं पेश कर रहे हैं बल्कि ये 11वीं मर्तबा है जो चादर पेश कर रहे हैं। एक तरफ तो तुम चादर पेश करते हो और दूसरी तरफ इनके हामी जो हैं मंदिरों का दावा करते हैं। जी हाँ, बहुत खतरनाक बात है ये। इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप चादर भेजो कुछ करो, लेकिन आपके दिल साफ होना चाहिए ना। यानी वाकई अकीदत होना चाहिए आपको, और रोकना चाहिए ऐसे अनासिर जो हैं जो कट्टरपंथी है उनको तो रोकना चाहिए ना। अभी चादर पेश करने से क्या मसला होगा बताइए। अरे मोहब्बत की चादर जो भेज रहे हो तुम, उसको हकीकत में मोहब्बत की चादर में बदलो। जी हाँ, और यानी मतलब है कि कितने जायरीन आते हैं, वर्ल्ड से आते हैं, वहाँ पे कितनी धूमधाम होती है। अरे वहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं जाते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे मुसलमानों से ज्यादा आपको हिंदू भाई नजर आएंगे, हिंदू बहनें नजर आएंगी, सिख नजर आएंगे, ईसाई नजर आएंगे, फिल्म इंडस्ट्री के लोग नजर आएंगे, सियासी कायदीन नजर आएंगे। जी हाँ, और वहाँ पे जो है ना आप एक मंदिर तलाश कर रहे हैं, जाके आप पता लगाइए कितनी जो है ना मतलब निचला यानी घटिया किस्म की हरकतें लोगों की, कि मतलब कोई चीज़ इनको नजर नहीं आ रही जो है ना। सिर्फ फिरका परस्ती का जहर, वही आंख ऐनक से लोग हर चीज़ देख रहे हैं जो है ना। यानी जो मुकामात है इबादत के, हर जगह आपको मंदिर नजर आ रही है ना। अरे ऐसी तरह नहीं होना चाहिए। अगर आप मिसाल के तौर पर आप देखेंगे पार्लियामेंट जो है उसे जमहूरियत की मंदिर कहा जाता है। अगर तुम मोहब्बत की मंदिर बनाना चाहते हो तो आप अपने दिलों में देखो, तो वही मोहब्बत है। जी हाँ, बिल्कुल वही है, ये समझना चाहिए ना। लेकिन इनको कुछ नजर नहीं आ रहा है, और फिर सोने पे सुहागा जजेस भी तैयार हैं उनकी मदद। अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं हम आपको, और खबर का ताल्लुक है मोदी हुकूमत से। और मोदी हुकूमत के बारे में शिवसेना के आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे हो या फिर संजय रावत हो, वो क्या कहते हैं हम आपको बताते हैं। और संजय रावत का पहला बयान आपको बताते हैं कि उनका कहना है कि मोदी हुकूमत आया 2026 तक बाकी भी रहेगी या नहीं रहेगी, मोदी मियाद मुकम्मिल भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये यकीन से नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ये बात कही है। और आपको ये बता दूं कि संजय रावत का कहना है अगर मोदी हुकूमत 2026 में गिर जाती है तो ऐसी सूरत में महाराष्ट्र और दूसरी रियासतों में ज़बरदस्त सियासी तब्दीलियां रोनुमा होंगी। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बिहार में हालात ठीक नहीं है एनडीए के, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अंदरूनी तौर पर महाज या खुफिया तौर पर महाज खोल दिया है। अमित शाह का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उनसे सवाल किया गया था कि बिहार असेंबली इंतखाबात में बीजेपी क्या महाराष्ट्र की हिकमत अमली अपनाएगी और चीफ मिनिस्टर का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। तो अमित शाह का ये कहना था, अमित शाह अगर सही होते तो वो कहते कि नीतीश कुमार हमारे उम्मीदवार रहेंगे, लेकिन उन्होंने खामोशी अख्तियार की और उसके बाद नीतीश कुमार का बीपी बढ़ गया। और बीपी बढ़ा तो क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। सियासी जो उथल पुथल शुरू हुई है वहां पर यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से रब्त पैदा किया और कहा कि आप बीजेपी को छोड़िए, एनडीए को छोड़िए, हम आपका साथ देंगे। तो सिद्दीक साहब ये हालत है यार साहब। 2 दिन पहले आपकी इत्तला के लिए नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। जी हाँ, ना तो वजीर आजम उनसे मिले, जेपी नड्डा कोई भी उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं था। तो नाराज फिर वापिस लौट के आपको मालूम
लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अभी भी दरवाजे खुले, आप चाहे तो आ सकते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए इससे पहले भी अमित शाह की जानिब से इनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से वापस दोबारा इंडिया अलायंस में आ गए थे जना। नहीं, वो लोग डर रहे हैं, नीतीश कुमार इसलिए डर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का जो हाल हुआ है वो चीफ मिनिस्टर पर वो फायज हुए, लेकिन इंतखाबात में आप देखेंगे कि जबरदस्त कामयाबी एनडीए को मिली है, लेकिन ये अमित शाह की मेहनत का नतीजा था। इसलिए उन्होंने कहा कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर रहिए, वरना फिर आपको भी रास्ता दिखाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इससे साफ जाहिर है रिया साहब कि ये फ्यूचर में उनको मतलब यकीन ही नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे या नहीं। उनको अभी से जो है ना ये शक हो गया है, जो डाउट हो गया है इनको जो है ना, तो लिहाजा इस किस्म की तब्दीलियां हो रही हैं और उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है दिल्ली में। जी जी, बहरहाल नाज़रीन, आपके एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से है। और इस सिलसिले में हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन की अवैसी की दरख्वास्त समाअत के लिए दरख्वास्त की समाअत करने से सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेफाक कर लिया है और 17 फरवरी को कहा जा रहा है कि मजीद 6 दरख्वास्तों के साथ इसको टैग कर दिया गया है और उसके साथ इसकी समाअत की जाएगी। आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजीव कुमार ने ये हुक्म दिया है कि असद अवैसी की दरख्वास्त को इस मामले में जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं या दरख्वास्तें हैं उनके साथ टैग किया जाए। रिया साहब, ठीक है, ये तो अच्छी सी बात है, बहुत ही इन्हें कुछ पहल हो रही है। और इस पे कौन रोक लगाएगा? जो बात करी कि एएसआई की जो है ना सर्वे कराया जाए, इस पे भी पाबंदी लगानी चाहिए ना। जजेस की तरफ से आप देख रहे हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि कोई दरख्वास्त एक्सेप्ट ना की जाए इस सिलसिले में। नहीं, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो ठीक है, वो तो उसके बावजूद भी की गई, लेकिन 12 दिसंबर को ये हुक्म दिया बराबर हुक्म दिया गया और साथ में जो है ना रातों रात फिर एएसआई की जो है ना सर्वे भी करने का हुक्म जारी किया। गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस पे भी पाबंदी लगाना चाहिए जब तक के कुछ मुस्तकिल जो है ना आर्ग्यूमेंट नहीं होता, कोई डिसीजन नहीं आता जाना। तो बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से उनके एडवोकेट असद, आपको बता दूं कि निज़ाम पाशा एडवोकेट वो हाजिर हुए। और पहले आपको बता दूं कि अवैसी ने तकरीबन 17 दिसंबर को फुज़ैल अहमद जो एडवोकेट हैं उनके ज़रिए ये दरख्वास्त दाखिल करवाई थी। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि संजीव खन्ना के बारे में कहा जा रहा है कि वो कुछ यानी मुस्बत इक़दामात करेंगे या मुस्बत फैसला देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान आज ऐसा लग रहा है कि मंदिर मस्जिद के मसले पर एक बारूद के ढेर पर ठहरा है। जी हाँ, बिल्कुल। और पिछले जो अगर आप देखेंगे रोल है हमारे पिछले जो चीफ जस्टिस का भी रोल है उससे पहले का, तो इनके जो फैसले थे जिसकी वजह से आज जो है ना दोबारा ये इस किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं ना, तो साफ जाहिर है कि जो है ना ये एक सॉफ्ट हिंदुत्व जो है ना माइंड रखते थे लोग, जिसके से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। जी 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 जी, मैं अगर ये कहूँ तो जाना नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं और वैसे भी नहीं, देखिए हिंदुस्तान की जो अक्सरियत है प्यार और मोहब्बत में यकीन रखती है। आप अंदाज़ा कीजिए जो हमारे हिंदू भाई है, आप कई मेरे नॉन मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, इस कदर प्यार है हमारे में कि हम कभी ये नहीं कहते कि तुम हिंदू हो या वो ये हमसे ये नहीं कहते कि तुम मुसलमान हो। वो भी इंसानियत में यकीन रखते हैं, हम भी इंसानियत में यकीन रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जाना। जैसा मैं और एक चीज़ आपको जो है ना मुझे दिलाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, ये हमारी जैसा कि आसाम के सीएम है, इनकी बकवास बहुत मशहूर है। हाँ, विश्वास बिल्कुल नाम है उनका, बकवास भी वो करते रहते हैं। अब उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है। हालांकि अगर आप देखें तो जितने रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है। और आप कह रहे हैं कि जो है ना कि जो भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है बांग्लादेश से, अक्सरियत के लोग आ रहे हैं वहाँ पे, माइनॉरिटीज के लोग कोई नहीं आ रहा। देखिए यानी उसमें भी यानी इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है बांग्लादेश का, उसमें भी 2 फिरकों में बांट दिया उसको। अफसोस की बात है। जी जी जी, हालांकि वैसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए इकोनॉमिक तौर पे जो बैकवर्ड हैं वो लोग आते होंगे, कमाने के लिए भी जाते होंगे, लेकिन उसमें भी उन्होंने अक़लियत और अक्सरियत के जो है ना वर्ड्स को शामिल कर दिया। अरे आप देखिए कि एनआरसी का जो मसला आया, सीए का जो मसला आया, यानी शहरियत तरमीमी कानून का, यही आसाम में आप देखेंगे कि जो गैर कानूनी निकले वो मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम थे। बिल्कुल, उनको मालूम है ये चीज़ को जो है ना, फिर उसको एक नया शीशा छोड़ के जा रहे हैं कि जो भी आ रहा है वो जो है ना वहाँ की अक्सरियत के लोग आ रहे हैं, वहाँ की माइनॉरिटी नहीं आ रही बिल्कुल जो है ना, बोल के एक नई चीज़ जो है ना, मतलब अपने आप को सेव करने के लिए वो नई नई कॉन्ट्रोवर्सीज छेड़ते रहते हैं। जैसा कि आपको जाना, इन्हें अपनी कुर्सी बचाने के लिए जाना, पता नहीं वो भी शायद एक लाइन में होंगे प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी के लिए शायद हो सकता है। उम्मीद है। हाँ, वैसा क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की उम्र बढ़ती जा रही है और ढलती जा रही है, बढ़ती नहीं बल्कि ढलती जा रही है। और वो बेचारे तो ज़्यादातर अपना वक्त बैरूनी दौरों में गुजार रहे हैं। और जब यहाँ रहते हैं तो आप देखेंगे कि मणिपुर के किस तरह के हालात हुए हैं। आज तक वो मणिपुर नहीं गए। जयराम रमेश ने इस सिलसिले में कहा कि आखिर क्यों नहीं जाते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मणिपुर। जी, वो नहीं बोलना, वो दूसरे कंट्री जाने के लिए वक्त है, लेकिन यहाँ पे जाने के लिए वक्त नहीं है, बहुत बिजी रहते। कभी वज़ीर आज़म सोचते
नहीं होंगे कि मैं मणिपुर क्यों नहीं गया, वहाँ पर देखिए ख़वातीन की जिस तरह की बेइज्जती की गई, इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का उन्हें निशाना बनाया गया, ख़वातीन के सामने यानी उनके वालिद के सामने, कई यानी बापों के सामने आप देखेंगे कि बेटियों की इस्मतें लूटी गई, बरहना परेड करवाई गई, कितनी शर्म की बात है। और आप देखिए ईयर एंड पे जो है ना वहाँ के सीएम कहते हैं कि मुझे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बड़ा वो हूँ, मैं अफसोस है। अरे क्या अफसोस बात करे, शायद तुम्हारी तरफ से तो ये हालत भी है। क्या सीएम, मैं समझता हूँ सिद्दीक साहब, क्या वो सीएम जो चीफ मिनिस्टर आज जो माफी चाह रहा है, क्या वो उस बच्ची का दर्द महसूस करता है जिसे इज्तिमाई इस्मत रेज़ी करते हुए उसके बाद उसकी बरहना परेड करवाई गई? जी हाँ, बिल्कुल उसको नहीं एहसास नहीं है। अगर होता तो कभी कि वो रिजाइन दे देता रियाज साहब, वो बैठा हुआ है सुकून से, मस्त बैठा हुआ है। ये सोचना चाहिए कि वो एक रियासत का चीफ मिनिस्टर है, बहैसियत चीफ मिनिस्टर उस तमाम जो बेटियां हैं वो उसकी बेटियां हैं। बिल्कुल, अब चूंकि आशीर्वाद बीजेपी का है लिहाजा सुकून से बैठा हुआ है, बराबर जल रहा है वहां पे, बराबर फिसाद हो रहे हैं, यानी कंटिन्यू, कोई भी वहां पे अमन आज तक भी कायम नहीं हुआ है। अरे 200 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगियों से महरूम हो चुके हैं, 300 से ज्यादा गिरजाघर जला दिए गए हैं, मजहब की बुनियाद पर वहाँ खेल खेला जा रहा है। जी हाँ, बराबर। तो वज़ीर आज़म क्यों नहीं जाते वहां पर? जी हाँ, वो बात करनी नहीं चाहिए हमको जाना, उसको जो है ना पाबंदी है उस पर जाना। जी हाँ, जी, बड़ी अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।